चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर अब 3 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा हुआ 3 में? सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या बोला कि रिक्वायरमेंट में हम लोग के पास जब सम्स, हाँ यहाँ दे रखा हुआ है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई जेड। तो हम लोग को यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करना है क्या चीज का, अर्निंग ए और बी का कितना अर्निंग होने वाला है। तो यहाँ पे एक वर्कर हो गया ए और दूसरा वर्कर हो गया बी, इस दोनों का अर्निंग कितना है होने वाला है और किस तरह से यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा जॉब एक्स और वाई और जेड में जो भी एक्सपेंस होगा इसका वो किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, ये हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं सम्स में आगे क्या दे रखा हुआ था। सबसे पहला जो हम लोग को पॉइंट दे रखा हुआ है, इसमें बेसिक वेजेस दे रखा हुआ है जहां पे ए वर्क एम्प्लॉय के लिए और यहाँ पे बी एम्प्लॉय के लिए दे रखा हुआ है। फिर इसका डीएनएस अलाउंस दे रखा हुआ है जो 50% दोनों ही केस में है, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस, तो ये वाली जो वेजेस होगा इस पे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है प्रोविडेंट फंड में। फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में दिया जा रहा है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस बेसिक वेजेस, तो यहाँ पे जो बेसिक वेजेस था उसी पे दिया जाएगा और जिसका 2% और 2% दे रखा हुआ है। और ओवर टाइम के बारे में बोला कि हाँ आवर्स में दे रखा हुआ है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए एम्प्लॉय जो है वही ओवर टाइम कर रहा है और यहाँ पे बी एम्प्लॉय ओवर टाइम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग के पास बेसिक वेजेस हो गया, फिर डीएनएस एनालिसिस हो गया, फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई हो गया, फिर ओवर टाइम का हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बोला द नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर अ मंथ आर 200, तो यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग जो आवर है वो 200 आवर यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर ओवर टाइम इज पेड एट डबल ऑफ द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस, तो जो भी यहाँ पे बेसिक वेजेज होगा नॉर्मल वेजेज होगा प्लस में डीएनएस एनालिसिस का डबल दिया जाएगा ओवर टाइम। तो यहाँ पे 2 इंटू बेसिक प्लस में डीएनएस एनालिसिस का ये क्या हो जाएगा ओवर टाइम के लिए पेमेंट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे क्या बोला कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल रिस्क विद द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर्स का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। उसके बाद द टू वर्कर वेयर एम्प्लॉयड ऑन जॉब एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे जॉब जो दे रखा हुआ हम लोग के पास एक्स वाई और जेड, इसमें यहाँ पे वर्कर काम किया है 40% एक्स में, 30% वाई में और यहाँ पे 30% किस में जेड में। तो इस तरह से यहाँ पे 100% ये काम कर लिया एक्स वाई जेड मिला करके। इसी तरह से वर्कर जो बी है वो एक्स में जो भी एक्स जॉब है उसमें 50% काम कर रहा है और वाई में 20% और जेड में 30%। और आगे के सम्स में बोला कि ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब वाई, तो यहाँ पे जो भी ओवर टाइम किया गया वो सिर्फ और सिर्फ जॉब वाई के लिए ही ओवर टाइम का वर्क किया गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि हम लोग को पास जो इन्फॉर्मेशन है इसमें बेसिकली सबसे पहले बेसिक वेजेस हैं, डीएनएस अलाउंसेस हैं, जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो हो गया, ओवर टाइम हो गया, और यहाँ पे बोला कि टोटल मंथ्स में जो काम कर रहा है ये लोग वो कितना कर रहा है तो 200, और ओवर टाइम जो दिया जाएगा वो डबल के रेट में दिया जाएगा जो बेसिक प्लस में डीएनएस अलाउंसेस का होने वाला है। और एम्प्लॉय का दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम रेट पे है और यहाँ पे जॉब दे रखा हुआ था 3, और तीनों जॉब में कितना वर्कर ए काम किया और यहाँ पे कितना वर्कर बी काम कर रहा है, तीनों जॉब में किस प्रोपोर्शन में काम किया है वो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। और इससे हम लोग को सबसे पहला जो काम करना है वो कि ए और बी को कितना पैसा मिल रहा है, इसका अर्निंग कितना है, ए और बी के पास कितना पैसा जा रहा है, तो ये हम लोग को सबसे पहला कैलकुलेट करना है ए और बी का अर्निंग। एंड दूसरा कितना जॉब एक्स में वाई में जेड में कंपनी एलोकेट करेगा एम्प्लॉय कॉस्ट को, वो भी हम लोग को सम्स में बताना है। तो चलिए आ जाते हैं कॉपी में। इजी सम्स है बट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा डिफिकल्ट, बट यहाँ पे बहुत ही इजी सम्स है जो है इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ पे स्टेटमेंट बैच में बना रहा हूं, तो स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे ए और बी कितना कितना अर्निंग कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, जहां पे ए का हो गया और यहाँ पे हो गया बी का, यहाँ पे रुपीज हो गया। ठीक है, तो ए और बी का हम लोग अर्निंग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक वेजेस दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे बेसिक वेजेस, इसको वेजेस कितने कितना मिल रहा है तो 10,000 और यहाँ पे 16,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10,000 और इस केस में लिखेंगे हम लोग 16,000। इसके बाद डीएनएस अलाउंसेस 50% दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं डीएनएस अलाउंसेस जो हो गया 50% ऑफ बेसिक वेजेस, तो बेसिक वेजेस का यहाँ पे 50%, तो ए के केस में कितना हो जाएगा तो 5,000 हो जाएगा और बी के केस में कितना हो जाएगा तो 16,000 का 50% कितना होता है तो 8,000 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो डीएन देखिए सबसे पहले बेसिक एनालिसिस हो गया, फिर हम लोग का डीएनएस एनालिसिस हो गया। अब आगे क्या दे रखा होता है, आगे हम लोग के पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है प्रोविडेंट फंड में और यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में इसे ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा ये
जो भी कंट्रीब्यूशन के, देखिए एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को कि अभी हम लोग जो निकाल रहे हैं कि कितना अर्निंग किया है ए और बी, मतलब वर्कर कितना अर्निंग किया है। तो देखिए जो वर्कर को मिल रहा है, वर्कर को यहाँ पे मिल रहा है, तो सबसे पहले बेसिक मिल रहा है, फिर प्लस में डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है, बस पैसा, और प्लस में जो भी ओवर टाइम का बदले इसको मिलेगा वो मिलेगा। तो इसको इतना टोटल पैसा मिल गया, बट इस टोटल पैसा में से कंपनी काट रही है। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रही है कंपनी, इसके तरफ से, इंप्लॉय की तरफ से भी, और प्लस में अपने खुद की तरफ से, मतलब इंप्लॉयर्स की तरफ से भी यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड के में, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ईएसआई में। तो ये देखिए इसे इतना पैसा मिलना चाहिए था, बट इसमें से जो भी इसका कंट्रीब्यूशन है दोनों ही केस में, तो ये कंट्रीब्यूशन तो हम लोग माइनस कर देंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि इसके पास कितना पैसा जा रहा है एम्प्लॉय के पास। वही हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। जब भी अर्निंग हम लोग निकालेंगे तो देख लेंगे कि एम्प्लॉय को कितना पैसा मिल रहा है, बट उसमें से कितना पैसा इसका कट रहा है, जो इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का जो ईएसआई में हो गया या यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में हो गया, वो सब हम लोग को यहाँ पे माइनस करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे जो इसका वेजेस दे रखा हुआ था, वेजेस में सबसे पहले क्या दे रखा था, बेसिक दे रखा हुआ था, फिर डीएनएस अलाउंसेस दे रखा हुआ था, तो बेसिक हो गया, डीएनएस अलाउंसेस हो गया, फिर ओवर टाइम के बदले इसको जो भी मिलेगा, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं ओवर टाइम के बदले, ओवर टाइम के बदले कितना मिलेगा इसे। तो ओवर टाइम के लिए यहाँ पे बोला गया था कि डबल रेट से मिलेगा, जहाँ पे नॉर्मल वेजेस और प्लस में डीएनएस अलाउंसेस का डबल रेट से इसे मिलने वाला है। और ओवर टाइम कितना किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 आवर किया गया है। तो चलिए लिखते हैं 2 × 10,000 प्लस में 5,000 मिलेगा ना, बेसिक वेजेस हो गया, प्लस में डीएनएस अलाउंसेस हो गया, उसका डबल मिलेगा इससे। और कितने आवर के लिए मिलेगा, तो इसे मिलेगा 10 आवर के लिए। और टोटल काम ये पूरे मंथ में कितना आवर हो रहा है, तो ये हो रहा है 200 आवर यहाँ पे टोटल काम हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओवर टाइम इसका कितना हुआ। तो 15,000 × 2 डिवाइड बाय 200 × 10, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे आ गया कि ओवर टाइम का वर्क कितना हो गया 1500। और यहाँ पे बी तो ओवर टाइम कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग के पास ग्रॉस वेजेस। चलिए ऐड करके देख लेते कितना होता है। तो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1500, तो ये आ गया 16,500। फिर डी का देखते हैं, तो यहाँ पे 16,000 प्लस में 8,000, तो ये कितना आ गया 24,000। तो ये समझ में तो आप लोग कुछ भी डालना है। अभी तक में बेसिक मिला, वेजेस, फिर डीएनएस अलाउंसेस मिला, ओवर टाइम मिला। ओवर टाइम किस चीज़ का, तो जो भी बेसिक था प्लस में डीए था, उसका डबल यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे 10 आवर के लिए, और टोटल कितना आवर था 200 आवर था, तो डिवाइड किए हम लोग 200 आवर से। यहाँ दे रखा होता ना कि मंथ में टोटल 200 आवर काम किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग 200 से डिवाइड किए। तो ये तो इसको मिल रहा है, इतना पैसा मिलना चाहिए था ग्रॉस वेजेस, बट इसमें से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 8%, जहाँ पे बोला कि बेसिक वेजेस का यहाँ पे 8% होना चाहिए। तो जो भी बेसिक वेजेस था यहाँ पे 10,000, इसका 8%, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 8% यहाँ पे 800 हो गया, और इस साइड में हो जाएगा 16,000 का 8%, ये कितना हो जाएगा, तो 1280। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई माइनस करेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, जहां पे ईएसआई में कंट्रीब्यूशन कितना, ये था 8% इंटू बेसिक वेजेस, और यहाँ पे दे रखा हुआ कितना परसेंट, 2% इंटू बेसिक वेजेस। तो यहाँ पे 2% इंटू बेसिक वेजेस, तो 10,000 का कितना 2% हो गया, 200 हो गया। और यहाँ पे 16,000 का 2%, ये हम लोग के पास कितना आ गया 320। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन का आ गया। और जो नेट में इससे पैसा मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इसका नेट वेजेस अर्न्ड, नेट वेजेस अर्न्ड, मतलब कितना पैसा ये कमा रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि 16,500 ये टोटल इसका ग्रॉस वेजेस था, इसमें से 800 पैसा कट चुका है, और यहाँ पे 200 भी कट चुका है, तो -800 -200, तो यहाँ पे कितना बचा, तो 15,500 मिलेगा ए को, और बी को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 24,000, फिर माइनस करेंगे 1280, फिर माइनस करेंगे हम लोग 320, तो इसे मिलेगा 22,400। तो पहला काम जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था सम्स में, वो यहाँ पे निकल चुका है। पहला काम में क्या दे रखा हुआ था कि हम लोग को निकालना था कितना ए अर्निंग किया प्लस में कितना बी अर्निंग किया, तो वो हम लोग निकाल चुके हैं। सबसे पहले जितना टोटल था हम लोग कर दिए, उसमें से जितना इसका कंट्रीब्यूशन था इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन, वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर चुके हैं। अब हम लोग निकालते हैं क्या कि प्रपोर्शन कितना हम लोग यहाँ पे एलोकेट करेंगे, जो इंप्लॉय का कॉस्ट यहाँ पे होने वाला है, वो जॉब एक्स में, जॉब वाई में और जॉब जेड में कितना एलोकेट हम लोग करने वाला है। तो देखिए ये तो हम लोग इंप्लॉय को निकाल लिए थे कि इंप्लॉय को अर्निंग कितना हुआ था, बट अब जो हम लोग निकालने वाले हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कॉस्ट कितना पड़ा है कंपनी को, इंप्लॉय कॉस्ट, वो निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे एलोकेट करेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट कर लेते हैं, नीचे वाला में आ जाइए,
यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना बनने वाला है जो कंपनी है उसके हैंड में, यहाँ पे ए का और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का। ठीक है, तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय को मिल रहा है बेसिक वेजेस मिल रहा है जो कितना कितना मिल रहा है, तो सबसे पहले था इसका 10,000 और इसका कितना था बी का, ये दे रखा था हम लोग के पास 16,000। फिर इसे मिला था डीएनएस अलाउंसेस जो 50% था, तो यहाँ पे 5,000 और इसमें कितना मिल रहा था 8,000 इसे मिल रहा था। तो ये समझ में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हो गया 10,000 हो गया, प्लस में जो भी दे रखा होता है यहाँ पे वो हो गया। और अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो ओवर टाइम को छोड़ करके निकाल रहे हैं। एक बार देखिए, ओवर टाइम तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे ना, ये ओवर टाइम हम लोग निकाल चुके 1500। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि जो इसे नॉर्मली जो नॉर्मल यहाँ पे दिया गया था एम्प्लॉय कॉस्ट में, ए को और बी को एम्प्लॉय यहाँ पे ओवर टाइम को छोड़ के वो देख लिए कि इसको कितना मिला था। ठीक है, बट जब हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट निकाले थे, एम्प्लॉय का कॉस्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना वर्कर को पैसा मिल रहा है, तो उस टाइम में वर्कर में से जितना पैसा कट करके जा रहा था प्रोविडेंट फंड में और जितना ईएसआई में जा रहा था तो वो तो हम लोग माइनस किए थे। बट यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट निकाले हैं जो कंपनी पे करेगा। देखिए कंपनी कितना पे कर रहा है, कंपनी कितना पे कर रहा है, मतलब जो यहाँ पे फर्म है जो भी हो गया मतलब एम्प्लॉयर है वो कितना पे कर रहा है। तो सबसे पहले बेसिक वेजेस पे किया, फिर डीएनएस अलाउंसेस पे किया। इसके बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय के टाइम में हम लोग उसमें से उसके जो यहाँ पे वेजेस मिला था उसमें से काट करके जमा किए थे। बट एम्प्लॉयर भी तो जमा करता है ना, तो जो एम्प्लॉयर यहाँ पे जमा कर रहा है तो वो कंपनी का तो कॉस्ट ही बन जाएगा अल्टीमेटली। तो जो यहाँ पे एम्प्लॉयर जमा किया था इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉयर में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ को हम लोग ऐड करेंगे, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल मान के रखो, ए वर्कर है, उसे यहाँ पे 10,000 रुपीज दिया जा रहा है। ठीक है, 10,000 उसे यहाँ पे वेजेस का के लिए बोला कि तुमको 10,000 हम लोग वेजेस देंगे। बट इस 10,000 में से 2,000 जो होगा वो मैं तुम्हारे बदले यहाँ पे जमा कर दूंगा, अपने साइड से भी जमा करूंगा, जो एम्प्लॉयर है वो भी जमा करेगा और जो एम्प्लॉय है तुम्हारे में से भी यहाँ पे हम लोग काट करके जमा कर देंगे। तो एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, तो एम्प्लॉय को 10,000 मिल रहा था बट उसमें से 2,000 कट जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को कितना मिला सिर्फ और सिर्फ 8,000। बट एम्प्लॉयर का मतलब जो यहाँ पे पेमेंट करे उसका कॉस्ट कितना बनेगा, तो वो तो सबसे पहले यहाँ पे 10,000 दिया था कि यहाँ पे 10,000 किसको दिया था, 10,000 वेजेस का यहाँ पे दिया था। बट एम्प्लॉयर में से यहाँ पे 2,000 फिर ये जो गवर्नमेंट के को जमा करेगा एम्प्लॉयर, तो ये भी तो इसका कॉस्ट बनने वाला है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जब हम लोग एम्प्लॉयर का कॉस्ट निकालेंगे, जब यहाँ पे कंपनी का कॉस्ट लगाएंगे, तो उस टाइम में कंट्रीब्यूशन जो भी पीएफ का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया या ईएसआई का हो गया वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया बेसिक वेजेस प्लस में डीएनएस अलाउंसेस, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना परसेंट दे रखा हुआ है 8%, तो 8% हो जाएगा, जहाँ पे कितना आ गया था 800 और यहाँ पे कितना आया था 1600 का ऊपर तो दे ही रखा हुआ था 1280। इसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 2% दे रखा हुआ है, जो कितना कितना दे रखा हुआ था 200 और 320, ये हो जाएगा 200 और यहाँ पे 320। ये चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है। अगर बुक्स में भी लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख लीजिए बुक्स के ऊपर में कि एम्प्लॉय कॉस्ट में जब कंपनी कैलकुलेट करती है तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो एम्प्लॉयर पे किया था, दैट इज कंपनी पे किया था, वो ऐड होगा। फिर यहाँ पे ये एक फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आप लोगों को कि एम्प्लॉय के कॉस्ट में जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कौन दिया, कंपनी पे कर रहा होता है, वो हम लोग ऐड करते हैं। बट जब अर्निंग लिखाएंगे, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय निकालेंगे, एम्प्लॉय का कितना अर्निंग हुआ उस टाइम में यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये चीज भी आप लोग को लिखना है कि जो हम लोग जब अर्निंग निकालते हैं एम्प्लॉय का, तो उस टाइम में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो हम लोग माइनस करते हैं। तो ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना है कि जब हम लोग एम्प्लॉय का कॉस्ट निकालेंगे कंपनी के व्यू पॉइंट से तब हम लोग ऐड करते हैं, बट जब हम लोग एम्प्लॉय का कॉस्ट निकालेंगे, अर्निंग निकालेंगे किसके व्यू पॉइंट से, वर्कर के व्यू पॉइंट से, तो उस टाइम में हम लोग को माइनस करना है। तो ये चीज आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस टाइम में चलिए देख लेते हैं कितना हो गया इसका टोटल। तो 10,000 प्लस में 5,000 प्लस 1,000, तो ये हो गया 16,000।
फिर उसके बाद यहाँ पे बी के लिए कितना हो गया, तो 16,000 प्लस में 8,000 प्लस में 1280 प्लस 320, तो ये इसके लिए आ गया यहाँ पे 25,600। और यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर कितना है, टोटल वर्किंग आवर जो यहाँ पे दे रखा हुआ था, तो टोटल वर्किंग आवर दे रखा हुआ 200 आवर। तो 200 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास नॉर्मल रेट आ जाएगा, वेजेस पर रेट आ जाएगा। यहाँ पे वेजेस रेट पर आवर करके हम लोग के पास आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं पर आवर करके। तो 16,000 डिवाइड बाई 200, तो हम लोग के पास यहाँ पे 80 पर आवर करके वेजेस हो गया जो एम्प्लॉई ए के लिए, और यहाँ पे एम्प्लॉई बी के लिए 25,600 डिवाइड बाय करेंगे 200, तो हम लोग के पास कितना आ गया 128 करके यहाँ पे वेजेस का रेट आ चुका है। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक में। देखिए पहला काम जो हम लोग किए थे अर्निंग निकाले थे, तो अर्निंग निकालने टाइम में हम लोग इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो भी था वो हम लोग माइनस किए थे, और जब हम लोग यहाँ पे इम्प्लॉयर का कॉस्ट निकाले तो उस टाइम में सारे को हम लोग ऐड किए थे, और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ गया था, टोटल वेजेस आ गया था। और यहाँ पे टोटल वेजेस में जगह हम लोग वर्किंग आवर से डिवाइड कर दिए तो हम लोग के पास वेजेस रेट आ गया जो पर आवर करके आ गया, जो नॉर्मली आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था ओवर टाइम के लिए, तो ओवर टाइम के लिए तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ओवर टाइम में क्या होता था कि ए को मिल रहा था सिर्फ डबल मिल रहा था जो बेसिक था, प्लस में यहाँ पे इसका डीए था उसका यहाँ पे डबल मिल रहा था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 घंटा का मिल रहा था, और यहाँ पे आउट ऑफ 200। तो इस तरह से हम लोग के पास जो आ गया था 1500 जो ओवर टाइम का यहाँ पे कॉस्ट आ गया था। अब हम लोग को इसको क्या करना है, एलोकेट करना है, जहाँ पे जॉब एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों ही जॉब में हम लोग को क्या करना है, एलोकेट इसको करना है। तो चलिए करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। टोटल हो गया सबसे पहले, फिर यहाँ पे एक्स वर्क में कितना इसका कॉस्ट बनेगा, फिर वाई में कितना बनेगा, और जेड में कितना इसका कॉस्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्कर ए के लिए। वर्कर ए के लिए टोटल जो यहाँ पे इसका कॉस्ट आया है वो कितना आया है वर्कर ए के लिए कॉस्ट। तो वर्कर ए के लिए यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट आया था नॉर्मली में वो कितना था 16,000। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी वेजेस जो कितना था 16,000। अब इस 16,000 को हम लोग को किस रेशियो में बांटना है, तो यहाँ पे हम लोग के पास रेशियो दे रखा हुआ था कि जो 40:30:30, तो हम लोग 40:30:30 में हम लोग बांट देंगे, डेट इज 4:3:3 के रेशियो में हम लोग इसे बांट देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 4, तो ये हम लोग के पास आ गया 6400। फिर यहाँ पे y में कितना आ जाएगा, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो हम लोग के पास आ गया 4800, और यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या आ गया 4800। तो ये समझ में आ गया ऑर्डिनरी वेजेस का। और उसके बाद यहाँ पे था ओवर टाइम, क्योंकि वर्कर ए जो था ओवर टाइम में क्या था 10 आवर क्या था, जिसका यहाँ पे कॉस्ट कितना था 1500, और सम्स में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ जो ओवर टाइम था वो जॉब वाई के लिए ही दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जॉब वाई में हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हम लोग के पास आ गया कि हम लोग को किस तरह से यहाँ पे एलोकेट किए हैं। तो देखिए सबसे पहले जितना हम लोग का टोटल वेजेज हो गया था उसे हम लोग नॉर्मली बांटते, जो एक्स वाई जेड था उसे किस रेशियो में, तो जिस प्रोपोर्शन में ये काम किया था एम्प्लॉय उस प्रोपोर्शन में हम लोग बांट चुके हैं। फिर यहाँ पे वर्कर बी के लिए, तो यहाँ पे वर्कर बी के लिए आ जाए, तो वर्कर बी के लिए ऑर्डिनरी वेजेस सबसे पहले है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी वेजेस जो कितना आया था वर्कर बी के लिए, तो यहाँ पे आया था कितना ऑर्डिनरी वेजेस 25,600। तो 25,600 को हम लोग यहाँ पे बांट देंगे। तो 25,600 जिसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो रेशियो हम लोग के पास गिवन है 5:2:3। तो यहाँ पे 5:2:3 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो इस टाइम हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2560 इंटू 5, तो हम लोग के पास आ गया 12,800। फिर इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 5120। फिर इंटू हम लोग करेंगे 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोग के पास आ गया 7680। तो इस तरह से हम लोग बांट दिए। अब जब हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल वेजेस हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो टोटल वेजेस आ जाएगा सबसे पहले वर्कर ए को ऑर्डिनरी मिला था 16,000, फिर इससे ओवर टाइम मिला था 1500 और प्लस में 25,600 मिला था वर्कर बी को। तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे 43,100 पैसा खर्च किया गया, जिसमें जॉब ए के लिए में कितना खर्च हुआ, तो 6400 प्लस में 12800, तो यहाँ पे आ गया 19,200। और यहाँ पे जॉब जो यहाँ पे दे रखा हुआ था वाई, तो जॉब वाई के लिए कितना खर्च हुआ, तो 4800 प्लस में 1500 प्लस में 5120। तो ये इस टाइम से इस तरह से हम लोग के पास आ गया 11
420, फिर यहाँ पे दे रखा था लास्ट वाला जो 4800 प्लस में आ गया 7680, तो इस तरह से कितना आ गया 12,480। और इसी के साथ जो हम लोग के पास ये सम दे रखा हुआ था, जो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, ये था हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये कंप्लीट हो गया। आप लोग को एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम जो हम लोग किए थे, यहाँ पे अर्निंग निकाले थे, जहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का दे रखा था वो उसका हम लोग अर्निंग निकाले थे। अर्निंग निकालने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लॉय का कॉस्ट निकाले थे। तो एम्प्लॉय का कॉस्ट निकालने के टाइम में जो भी इसका एम्प्लॉय का कॉस्ट हुआ था उसे हम लोग डिवाइड कर दिए वेजेस पर रेट से। तो ये आप लोग निकालना चाहोगे तो भी निकालोगे, या नहीं भी निकालना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एलोकेट कर दिए, जो ऑर्डिनरी वेजेस को एलोकेट किया, प्लस में जो भी ओवर टाइम का दे रखा होता उसे हम लोग यहाँ क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।